गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले पीटी 365 जो कि हमारी पॉलिटी की चल रही है। तो 3 लेसन इसमें आ चुकी है जिसमें कि हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक तो जो भी इश्यूज़ थे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उसे कंप्लीट कर दी हूँ। साथ ही यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर की जो फंक्शनिंग थी उसे हम लोग देख चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस में, और इसमें जितनी टॉपिक है उसे हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, जो कि हमेशा आप देखते हो कि हर 2-3 राज्य के बीच में जो भी रिवर क्रॉस होती है उससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। फिर इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट भी देखेंगे कि एक दो जो राज्य होते हैं उनके बीच में जो बॉर्डर होती है वो भी डिस्प्यूट है। खास करके नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी स्टेट है जिसमें कि ये डिस्प्यूट हमेशा चलते आ रहा है, तो इसके बारे में देखेंगे। देन यहाँ पे 7th शेड्यूल को डिटेल्स में देखने वाले हैं। साथ ही बोरोइंग पावर देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या बोरोइंग पावर है। इसके अलावा जो छोटी छोटी न्यूज़ है इसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की आर्टिकल। इससे पहले यहाँ पे अगर आप लोग विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप लोग मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा नोटिफाई किया गया जो गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है वो यहाँ पे इसके अंडर में आएगी आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014। तो ये दोनों जो बोर्ड यहाँ पे बनाई गई थी गोदावरी और कृष्णा, ये अब इस कानून के तहत यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे बात देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट की बात करें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो रिवर क्रॉस होती है, फ्लो होकर जाती है, तो उसके लिए हमारे संवैधानिक रूप में क्या क्या प्रोविज़न है। तो सबसे पहले यहाँ पे 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल जिसमें कि आप देखोगे कि 3 लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट होता है और कंकरेंट लिस्ट होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो स्टेट लिस्ट के भी आप देखोगे कि एंट्री 17 है, जिसमें कुछ टॉपिक पे यहाँ पे डील किया गया, जैसे वाटर सप्लाई होगी, इरिगेशन है, कैनल है, ड्रेनेज है, एम्बैंकमेंट है, वाटर स्टोरेज है और वाटर सप्लाई है, वाटर पावर है। लेकिन वही अगर हम लोग वाटर से रिलेटेड यूनियन लिस्ट में देखें तो यहाँ पे एंट्री 56 है, जिसमें ये कहा गया है कि यूनियन के पास यहाँ पे पावर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास, कि वो यहाँ पे इंटर स्टेट जो रिवर है और रिवर वैली है इसको रेगुलेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए यहाँ पे कानून बना सकते हैं। कानून नहीं, यहाँ पे कानून बनाना थोड़ी है, यहाँ पे रेगुलेट करना और डेवलपमेंट करना जो भी इंटर स्टेट रिवर है या फिर रिवर वैली है, और ये डिक्लेयर किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। जो भी यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर अगर यहाँ पे लोग अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर ऐसा काम किया जा सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट के तहत इस तरीके का पावर है कि जो भी यहाँ पे रिवर वैली है या फिर इंटर स्टेट रिवर है तो उसको रेगुलेट करना और डेवलप करने का पावर किसके अंदर है, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि वाटर को सप्लाई करना है प्रॉपर तरीके से, वाटर का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, कैनल पर्पस के लिए, ड्रेनेज के लिए, वाटर स्टोरेज जो होना चाहिए, वाटर पावर जो है, इन सारी चीज़ों का अधिकार किसके पास है, तो स्टेट के पास है। फाइन। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि शेड्यूल 7 में कहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे 262 है। 262 में आप देखो कि इंटर स्टेट रिवर के बारे में कहा गया है कि जो भी डिस्प्यूट होगा इससे रिलेटेड वो आर्टिकल 262 के तहत जो है यहाँ पे एडजुडिकेशन यहाँ पे इंटर स्टेट रिवर और जो रिवर वैली है इससे रिलेटेड यहाँ पे सुना जाएगा। तो जो फैसला है इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली से रिलेटेड वो हमारे आर्टिकल 262 के तहत है। लेकिन यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि पार्लियामेंट जो है कानून के थ्रू ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो अदर कोर्ट है, इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं है और अदर कोर्ट के पास भी पावर नहीं है कि इस तरीके के डिस्प्यूट को लेकर वो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन दें। इंटर स्टेट रिवर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे अगर डिस्प्यूट है तो उससे रिलेटेड ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोई यहाँ पे केस जाएगा, ना ही अदर कोर्ट में जाएगा, तो फिर कहाँ जाएगा, इसके लिए काउंसिल बनाई जाएगी या ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी, है कि नहीं। तो देखिए पार्लियामेंट के द्वारा 2 कानून लाया गया था। सबसे पहले रिवर बोर्ड्स एक्ट 1957 एंड देन यहाँ पे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो ये दोनों 1956 का है, जिसमें कि आप देखो कि रिवर बोर्ड एक्ट के तहत यहाँ पे बोर्ड का ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट होता है। रिवर बोर्ड्स यहाँ पे बनाए जाते हैं हर एक स्टेट में, जो कि रेगुलेट करते हैं जो इंटर स्टेट रिवर्स है, रिवर वैली है, उसको रेगुलेट करना, डेवलप करना, वो इस रिवर बोर्ड का ही काम है। तो आंध्र प्रदेश के तहत अभी यहाँ पे गोदावरी और जो कृष्णा रिवर बोर्ड यहाँ पे बनाई गई थी, इन दोनों को इस कानून के तहत लाया गया, तो ये याद रखनी है। सेकेंड है कि इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है इसके तहत यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया गया कि ट्रिब्यूनल को सेटअप कर सकते हैं इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन के लिए, फैसले के लिए, ठीक है। तो जो इस ट्रिब्यूनल का यहाँ पे डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। तो ये भी आपको समझ में आनी चाहिए कि फाइनल क्यों होगा, क्योंकि फाइनल नहीं होगा तो इसके अगेंस्ट में फिर अपील चला जाएगा दूसरे कोर्ट में। तो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी मुद्दा है ना वो कोर्ट में नहीं जाएगा, वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल में सुना जाएगा या फिर बोर्ड यहाँ पे बनाई जाएगी, वो इसको शॉर्ट आउट करेगी। फाइन।
और बाइंडिंग कहने का मतलब है कि फाइनल है, तो बाइंडिंग भी है कि सारे लोगों को यहाँ पे मानना ही होगा। वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो चेयरमैन है और जो मेंबर है वो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही नॉमिनेट होकर आएंगे। ठीक है, ये बातें हो गई। साथ ही अगर हम लोग देखें कि रिसेंटली इंटर स्टेट जो रिवर वाटर डिस्प्यूट बिल है 2019 का, ये लोकसभा से पास हुआ, जिसमें कि ये कहा गया जा रहा था कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, इट मीन्स कि इस तरीके का जो इंटर स्टेट जो रिवर का जो डिस्प्यूट हो जाता है उसको जिस तरीके से सुलझाया जाता है, मैकेनिज्म जो इस कानून के तहत है, वो यहाँ पे आप देखो कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनानी चाहिए या फिर यहाँ पे सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका रिप्लेस किया जाएगा कि एक सिंगल ट्रिब्यूनल बना दो या फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है ये यहाँ पे देखेगी। तो यहाँ पे ये बातें कही गई है। साथ ही आप लोग देखो थोड़ा बहुत ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे मेजर जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है इसके बारे में आप लोग देख लो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मैप। इसमें आपको रिवर के बारे में भी पता चल जाएगा कि किस किस राज्य में कौन कौन सी रिवर है। रवि बीएस अगर सतलज की बात करें तो यहाँ पे 3 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और यहाँ पे आपका राजस्थान हो गया। नर्मदा रिवर के लिए तो आपको पता है कि 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान है। मंडेल या फिर मंडोवी महादई रिवर आप कह सकते हो, तो यहाँ पे गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। साथ ही कृष्णा रिवर की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। पेरियार रिवर की बात करें तो तमिलनाडु और यहाँ पे केरल है। कावेरी नदी की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, पुदुचेरी है और तमिलनाडु है। गोदावरी की बात करें तो ये बहुत राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे सबसे पहले महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। देन यहाँ पे वसुंधरा है जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इतने सारे रिवर डिस्प्यूट है। ठीक है, अब इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन है या फिर वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स हैं हमारे देश में, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए बहुत सारी डॉक्ट्रिन है, जैसे कि सबसे पहले आपको डॉक्ट्रिन ऑफ राइपेरियन राइट्स है। यहाँ पे क्या है कि इक्वल राइट्स कहा जाता है कि वाटर को जो है सारे जहाँ जहाँ ज़मीन है और ज़मीन के जो ओनर है उनकी तरफ से ये जो वाटर का इस्तेमाल है उसका इक्वल राइट्स होना चाहिए। साथ ही थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है या फिर यहाँ इसको हॉर्मन डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। तो इस तरीके से डॉक्ट्रिन में भी प्रीलिम से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस डॉक्ट्रिन के तहत क्या था कि जितने भी राइपेरियन स्टेट है वो यहाँ पे वो काम कर सकते हैं जितनी भी उनको पानी की ज़रूरत है, बिना यहाँ पे ये इफ़ेक्ट देखते हुए कि अदर जो को राइपेरियन स्टेट है उस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ऐसे स्टेट की बात की जा रही है जो कि रिवर साइड ही है, रिवर से जो गुजरने वाली यहाँ पे स्टेट है, वो यहाँ पे देखना है कि यहाँ उनके टेरिटोरियल सॉवरेनिटी होनी चाहिए कि उनके राज्य से ये जो रिवर गुजर रहा है उनके ऊपर पूरा अधिकार है कि वो इस पानी को कैसे यूज़ करें, ना कि ये चीज़ देखें कि जिन राज्यों से नहीं गुजर रहा है उन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, या फिर जो कि बाद में जाकर वहाँ पे गुजर रहा है, हल्की सी भी वहाँ पे अगर है टच है तो वैसे को राइपेरियन स्टेट पे नहीं देखना है। ठीक है, या फिर जिस भी राज्य से होकर गुजर रहा है, एक राज्य से निकला यहाँ पे, जैसे गुजरात से निकला तो गुजरात के बाद आपका यहाँ पे मान लीजिए कि नीचे महाराष्ट्र में चला गया, फिर कर्नाटक में चला गया, तो इस तरीके से ये इस पे नहीं देखना। जैसे महाराष्ट्र से हो आपका गुजरात से होके महाराष्ट्र गया, फिर उसके बाद एमपी गया, जो नर्मदा रिवर है, तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो गुजरात है ना उनका पूरा अपना टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, उनके राज्य में जितना पानी उस रिवर में है वो अपना खुद से इस्तेमाल करेंगे। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। साथ ही थ्योरी ऑफ प्रायर अप्रोप्रिएशन है। इसमें कहने का मतलब है कि प्रायर अप्रोप्रिएशन इट मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट यूज़र होंगे जो कि यहाँ पे वाटर को अपने बेनिफिशियल यूज़ के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे, साथ ही बेनिफिशियरी के लिए यूज़ करेंगे जो भी उनको अपना बेनिफिट दिखता है। साथ ही एक प्रायर राइट भी इनके द्वारा इस्टेब्लिश की जाएगी। साथ ही थ्योरी ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एक रिवर वो बहुत सारे स्टेट से जब ये पास होता है तो ये 1 यूनिट होता है। ठीक है, और इसको एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए और इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि इस पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो सबके हित के लिए हो। जैसे कि नाम पे ही आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है, तो पूरे कौम की बात हो रही है, पूरे कम्युनिटी की बात हो रही है, उसके इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे सोचा जा रहा है। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल ये अपोर्चमेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है इसको सेटल होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ राइट्स, कि पानी का भी इस्तेमाल जो है उसमें भी आप देखो इक्वालिटी ऑफ राइट्स है कि सबके लिए एक इक्वल है, अधिकार जो भी है वो इक्वल है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे इस पानी का इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही थ्योरी ऑफ इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर, यहाँ पे भी वही कहा गया है कि हर एक जो बेसिन स्टेट है वो इंटाइटल होना चाहिए कि एक रिजनेबल और इक्विटेबल शेयर होनी चाहिए जितनी भी यहाँ पे बेनिफिशियल यूजेस ऑफ वाटर है। साथ ही कैंपियन रूल्स है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नीड जो भी ज़रूरत है जिसमें कि वाटर ऑफ एन एक्वाफायर को यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया। इट मीन्स कि अंडरग्राउंड वाटर हो या फॉसिल वाटर हो उसकी भी यहाँ पे अगर नीड है तो उसको भी आउटलाइन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे
बर्लिन रूल्स है ये आपका इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। इसमें क्या है कि बेसिन स्टेट्स प्रोवाइड किया गया है जो कि वाटर को मैनेज करेंगे, यानी कि जो इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन है उसको यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। तो इस तरीके से सारे डॉक्ट्रिन को तो आपको याद नहीं रखनी है, बट कुछ डॉक्ट्रिन की नाम ही अपने आप में ऐसी है जो कि अपने आप को ही डिफाइन कर दे रही है। तो हल्का फुल्का याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है एक आइडिया होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए क्वेश्चन आए और आपको फिर लगे कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आ गए। क्योंकि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आपने कई बार पढ़ा होगा एम लक्ष्मीकांत में, बट ये सारे जो डॉक्ट्रिन्स होते हैं ये थोड़े हिडन होते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। अब बॉर्डर डिस्प्यूट भी हम लोग देख लेते हैं, और बॉर्डर डिस्प्यूट हम लोग देखेंगे अभी असम और मेघालय का, जो कि अपनी लॉन्ग पेंडिंग बहुत लंबे समय से इनकी जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही थी वो अब यहाँ पे सेटल डाउन होने की बात की गई है। अब हमारे देश में भी आप देख सकते हो कि बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ कहाँ है। सबसे पहले देखिए हिमाचल प्रदेश और जो लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पे इन सारे एरिया में यहाँ पे आपका डिस्प्यूट है। उसके बाद हरियाणा और ये हिमाचल प्रदेश हो गया, और फिर उसके बाद हरियाणा और पंजाब का तो आप देखते हो चंडीगढ़ के लिए काफ़ी लड़ाई होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे गुजरात और राजस्थान के बीच में है मंगडांग हिल्स को लेकर। देन यहाँ पे आप देखो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, और साथ ही साथ यहाँ पे कनिका सैंड आइलैंड है उसको लेकर है। देन यहाँ पे आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आप देखोगे जो कि मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशंस जो है उसको लेकर है। साथ ही कर्नाटक और केरल में भी यहाँ पे आपको कसारगोड वाला रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें होगी। चलिए अब आप देख लेते हैं हम लोग मेघालय। जो एक्चुअली आप मेघालय देखते हो, जैसे ये आप देखो कि ये आसाम है, फाइन। अब यहाँ इसके नीचे मेघालय है, तो ये जो मेघालय बनाया गया है ये मेघालय भी पहले आसाम का पार्ट था। उसके बाद फिर इसको जो है आपका काट के अलग से ये मेघालय बनाया गया, और मेघालय जो है ये फुल फ्लेजेड अगर स्टेट रूप में जब बना था ये 1972 में बना था। इसमें भी आप देखोगे तो 884 किलोमीटर तक ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे 12 पॉइंट्स ऐसा है जहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच में। और डिस्प्यूट वाले रीजन में आप देखो कि इतने डिस्ट्रिक्ट है, बोको डिस्ट्रिक्ट, लैंगपिंग है, ये सारे लोग रहते हैं, जो कि यहाँ पे कामरूप है, कामरूप मेट्रोपॉलिटन मॉलिटन है, हैलाकांडी है। तो ये सब यहाँ पे आपको जगह का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना ध्यान रखिएगा कि 12 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्प्यूट्स है। ये सारे जो डिस्प्यूट्स है ये आपको मेघालय गवर्नमेंट से यहाँ पे आया गया, जिसमें कि जो एक्सेप्ट करना है, यानी कि रिफ्यूज़ किया गया है कि आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जो एक्सेप्ट करने की बात की गई इसको हटा दिया गया। रिसेंट डिसीजन की बात करें जो कि यहाँ पे स्पेशल रीजनल कमिटीज़ के फॉर्मेशन से आया है, दोनों स्टेट ने ये स्पेशल रीजनल कमिटीज़ बनाई है। अब देख लेते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या है और इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। एक सबसे पुराना और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन अगर वर्ल्ड का है, जो कि आज के भी डेट में आप देखोगे तो हम लोग जितने भी राज्य हैं आज के डेट में 28 है, लेकिन इससे पहले अगर हम लोग प्री इंडिपेंडेंस देखें तो प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, जिसमें कि 550 से भी ज़्यादा यहाँ पे राज्य होते थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है 1953 की, उनके द्वारा इंडियन टेरिटरी को सबसे पहले 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में इसको लिंग्विस्टिक के बेसिस में और भी यहाँ पे रीज़न था उसके बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया गया। तो 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थे, बट नाउ जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज़ था। फिर आज के डेट में आप देखो कि ये और डिवाइड होते गया, और आज के डेट में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ रह गया है। ठीक है, साथ ही अगर हम लोग बात करें 7th शेड्यूल की, तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हुआ क्या है कि 5th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा यहाँ पे रिव्यू करने के लिए कहा गया 7th शेड्यूल, और वो भी क्योंकि करंट चैलेंजेस देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज का और पैंडेमिक का। तो 7th शेड्यूल के बारे में सबसे पहले समझते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 246 है, जिसमें कि लेजिस्लेटिव पावर दिया गया है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को कि जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे 7th शेड्यूल से रिलेटेड वो इसका यहाँ पे अपना कानून बना सकते हैं। तो स्टेट लिस्ट है जिसके तहत स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार है, सेंट्रल लिस्ट है जिसके तहत पार्लियामेंट को अधिकार है, कंकरेंट लिस्ट है जिसके तहत यहाँ पे दोनों को अधिकार है, स्टेट लेजिस्लेचर को भी और पार्लियामेंट को भी, कि कानून बना सकते हैं। अब ये कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 246 के तहत है। ब्रॉडली अगर देखें तो इंट्रीज जो है वो यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस से ही रिलेटेड होगा, कि जो यूनियन का है या फिर आपका लोकल कंसर्न है, तो उस तरीके से जो है वो सारे सब्जेक्ट को रखा गया है। सरकरिया कमीशन वन ऑफ द बेस्ट एंड वेरी पॉपुलर कमीशन है, जिसमें कि कंकरेंट लिस्ट का जो सब्जेक्ट था ना ही ये एक्सक्लूसिवली यहाँ पे नेशनल कंसर्न को लेकर है ना ही लोकल कंसर्न को लेकर है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया जो है ये ऑक्यूपाई कर रखा है यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट। अब देख लेते हैं इस शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे यूनियन लिस्ट है जिसमें कि पार्लियामेंट के पास पावर है किस किस टॉपिक में। तो ये है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे और बैंकिंग। एग्जाम्पल देख सकते हैं, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवे है, बैंकिंग है।
तो जो आप देख सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब होते हैं वो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास अधिकार दिया गया है अंडर द लिस्ट 1। यहाँ पे आप देखो कि यूनियन लिस्ट में 100 यहाँ पे आपका अभी टोटल सब्जेक्ट है, ओरिजिनल यहाँ पे 97 था। देन यहाँ पे लिस्ट सेकंड है जिसमें कि स्टेट लिस्ट है, जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर है, पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव पावर है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल है जैसे कि एक स्टेट के लिए क्या ज़रूरी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, यहाँ पे आप देखो एजुकेशन नहीं है सॉरी, यहाँ पे आपका पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, पुलिस हो गई, पब्लिक ऑर्डर हो गई, बैटिंग, गैम्बलिंग, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका लिस्ट 2 में है। आज के डेट में आपका लिस्ट 2 में यहाँ पे 61 सब्जेक्ट है एंड ओरिजिनल यहाँ पे 66 था। फिर यहाँ पे लिस्ट थर्ड आता है जो कि है कंकरेंट, जहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को दोनों को पावर है। यहाँ पे कुछ टॉपिक है जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन यहाँ पे आपका कुछ राज्य में आप देखो तो स्पेशल प्रोविज़न भी प्रोवाइड किया जाता है, रिजर्वेशन भी प्रोवाइड की जाती है, साथ ही पॉपुलेशन कंट्रोल है, ये फैमिली प्लानिंग है। तो ये सब बड़े स्तर पर काम है जिसमें राज्य को भी ये अधिकार दिया गया है कि अगर उनको लगता है कि उस राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो अपने हिसाब से कानून लाकर पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉज के ऊपर है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स और फॉरेस्ट है। आज के डेट में 52 सब्जेक्ट है, ओरिजिनल यहाँ पे 47 था। तो यहाँ पे 61 हुआ है, ओरिजिनल 66 था। इट मीन्स कि 5 सब्जेक्ट्स यहाँ से निकाल कर यहाँ पे ऐड किया गया है कंकरेंट में, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट लिस्ट में कम हो चुका है। सो ये तीनों स्टेट के लिस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बट ये देखते हैं कि ये जो लिस्ट आपका सिस्टम बनाया गया है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, इसके पीछे क्या रैशनल है। सबसे पहली बात है कि ये तीनों स्टेट इसलिए डिवाइड किया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स का प्रॉपर डिवीजन है जस्ट टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। देन यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जिसमें कि आपको सेपरेशन ऑफ पावर दिखता है, लेकिन कोऑपरेटिव भी है कि स्टेट और जो यहाँ पे सेंटर है वो एक दूसरे को यहाँ पे कोऑपरेट करते हुए चले। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी है। स्टेट लिस्ट से ये समझ में आता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी ये अधिकार है पूरी तरीके से कि वो उनको कुछ सब्जेक्ट एक्सक्लूसिवली दी गई है कि जिसमें कि वो यहाँ पे अपने हिसाब से कानून बनाए। साथ ही बैलेंस्ड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बैलेंस तरीके से होगी। अगर स्टेट अपने राज्य को स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य पे डेवलपमेंट पे फोकस करे, सेंटर जो है वो पूरी तरीके से एक कंट्री के डेवलपमेंट पे फोकस करे, तो यहाँ पे आपका बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अनेबलिंग है, रिस्पॉन्सिव जो गवर्नेंस है यहाँ पे सही हो पाएगी कि एक गवर्नेंस ऐसी हो पाएगी कि यहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिव है कि हर एक चीज़ को लेकर जो है ये सेंसिबल है। ओके, तो ये हो गई 7th स्केड्यूल। नेक्स्ट आता है बोरोइंग पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास किस तरीके की बोरोइंग पावर है, और अभी क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बोरोइंग लिमिट है स्टेट का वो 3% से इंक्रीज़ करके 5% किया गया है। ये कोविड-19 को देखते हुए किया गया था, जो लॉकडाउन हो गया था, जिसमें कि जो स्टेट की रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नहीं इंक्रीज़ हो पाई थी, इवन डिक्रीज़ ही हो गई थी। तो इसलिए स्टेट के पास जो है पैसे की कमी हो रही थी, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा ये कहा गया कि आप बोरो कर सकते हैं। पहले 3% था उनके GSDP का, लेकिन अब यहाँ पर 5% हो चुका है। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि आउट ऑफ 5% 1% जो यहाँ पे आपका इंक्रीज़ किया गया है, ये प्रोग्रेस से रिलेटेड है। वो भी यहाँ पे 4 रिफॉर्म एरियाज़ में। एक तो है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, पूरे देश में बस एक ही राशन कार्ड होगा। अगर आप बिहार से हो और बिहार का राशन कार्ड बनाए हो और कल को चल के आपको महाराष्ट्र जाना है, तो फिर आपको महाराष्ट्र में जाकर राशन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने पूरे देश में कहीं पर भी रहकर अगर एक राशन कार्ड बनाया है तो आप देश के किसी भी कोने में जाओ, वो राशन कार्ड काम करेगा। फिर है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि लोग जो है यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो डिस्कॉम कंपनीज़ के द्वारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है वो किस तरीके से, उसमें 1% यहाँ पे दिया गया है। अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनकी रेवेन्यू का क्या क्या सोर्सेज हैं। इस पॉलिसी से आप देखो कि यहाँ पे स्टेट को काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ किया गया है पैसे के फॉर्म में, जिससे कि अपनी पॉलिसीज़ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सके। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 23 स्टेट्स हैं जिसमें कि एडिशनल बोरोइंग जो है 1 लाख करोड़ तक अभी तक उनको मिला है। तो ये भी ध्यान रखना है। डू यू रिमेंबर में कहा जा रहा है कि आपको याद है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था 2003 का, जिसमें कुछ टारगेट सेट किए गए थे सरकार के लिए कि कैसे फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। फिस्कल डेफिसिट कहने का मतलब है कि सरकार की खर्चे ज़्यादा हो रही है लेकिन रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो कम हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो फिस्कल है वो डेफिसिट हो गया है। तो इसको कैसे कम करना है, इसके लिए यहाँ पे FRBM एक्ट लाया गया था। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा यहाँ पे एक अच्छा खासा रूम दिया गया था कि कैसे एनुअल फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट है उससे कैसे यहाँ पे डेविएट होना है, यानी कि जो फिस्कल यहाँ पे डेफिसिट हो रहा है उससे कैसे यहाँ पे डेविएट होना है, कहाँ कहाँ खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं सरकार की, तो उसको कट डाउन करना है। साथ ही फिस्कल डेफिसिट अगर हम लोग देखें तो 2021 से 2022 का ये टारगेट लगाया जा रहा है कि 6.8% होगा GDP का, और यही चीज़ें आगे बढ़ के जो है यहाँ पे 4.5% हो जाएगा 2025 से 26 के बीच में। फाइन। अब देखते हैं कि बोरोइंग पावर क्या क्या है सेंटर और स्टेट का।
पहले यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखें तो सेंटर के लिए अंडर आर्टिकल 292 है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है कि वो बोरो कर सकते हैं और ये लिमिट सेट किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो अंडर आर्टिकल 292 है। वहीं सेम आर्टिकल 292 में देखें तो ये पावर जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो है लिमिट किया गया, यानी एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को लिमिट किया गया है 292 के तहत। इट मीन्स की जो बोरोइंग पावर है वो यहाँ पे अनलिमिटेड है, अनरेस्ट्रिक्टेड पावर है हमारे सेंटर के लिए, लेकिन स्टेट के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन देखें तो सेंटर को जो कोई भी तरीके का यहाँ पे टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अपने देश के तहत वो कहीं पे भी बोरो कर सकते हैं या फिर देश के बाहर भी बोरो कर सकते हैं। लेकिन स्टेट के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने देश के तहत ही वो बोरो कर सकते हैं। अदर रेस्ट्रिक्शन की बात करें तो सेंट्रल में आप देखो कि किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे कैन बोरो अपॉन सिक्योरिटी को लेकर भी बोरो कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का। देन यहाँ पे 292 तो देख लिए, 293 है, आर्टिकल 293 है, जिसके तहत ये कहा गया है कि स्टेट जो है वो ज़्यादा बोरो नहीं कर सकती, यानी कि बिना सेंटर के कंसेंट से बोरो नहीं कर सकते अगर यहाँ पे कोई भी लोन आउटस्टैंडिंग है और वो रेपेबल करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पे कहा गया है कुछ रेस्ट्रिक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रख दी गई है। ओके, अब देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, सबसे पहले अगर हम लोग देखें स्पेशल असिस्टेंट मेजर्स जो है ये एक्सटेंड किया गया है आंध्र प्रदेश को लेकर, और आंध्र प्रदेश के तहत स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे अगर स्पेशल असिस्टेंस मेजर की बात करें तो ये एक तरीके से दिया जाता है कि जो लोन और जो इंटरेस्ट रिपेमेंट करना है वो भी एक्सटर्नली एडेड जो प्रोजेक्ट है उसके लिए, तो ये साइन किया गया और डिस्पर्स किया गया है 2015 से लेकर यहाँ पे 20 के बीच में। फिर यही जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये पहली बार 1969 में लाया गया, और ये क्लासिफिकेशन है जो सेंटर के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कि वो स्टेट की जो डेवलपमेंट है उसको असिस्ट करते हैं। जोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि कुछ स्टेट्स जो है वो हिली टेरेन में है या फिर स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर्स में है, इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है या फिर नॉन वेएबल स्टेट फाइनेंस है। तो अगर इस तरह की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा तभी यहाँ पे स्पेशल स्टेटस कैटेगरी उन सारे राज्यों को मिलती है। देखिए 14th जो फाइनेंस कमीशन है उनके द्वारा रेस्ट्रिक्ट की गई थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को कि ये सिर्फ दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को और 3 हिली स्टेट को। तो हिली टेरेन जो है जहाँ पे कुछ समस्याएं आती हैं, जोग्राफिकल जो फीचर्स है वहाँ पे आपका डिफ़िकल्ट है कि लाइफ जो है और हर टाइम जो है वो स्मूथ नहीं रहता, सो दैट्स वाई वहाँ पे उसको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाए। अब यहाँ पे SCS के अंदर होता क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे जितने भी खर्चे होते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, तो यहाँ पे 90% खर्च जो है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता है और ओनली 10% खर्च जो है इस तरीके की स्कीम का वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देती है। 10% यहाँ पे स्टेट को देना होगा, तो ये एक प्रोविज़न होता है। ठीक है, अनस्पेंड जो मनी है वो लैप्स नहीं होगा और ये फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। जो भी राज्यों में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है उनको यहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं देना होता है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना होता है, इनकम टैक्स नहीं देना होता है, साथ ही साथ टैक्स जो भी यहाँ पे अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट को वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। तो एग्जाम भी रखा गया, इतने सारे टैक्स ये सारे स्टेट्स जो है नहीं देते। तो इसलिए आप देखते हो कि लगातार जो है आंध्र प्रदेश हो गया, फिर बिहार भी है जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मांगते रहते हैं क्योंकि काफ़ी प्रिविलेजेस है। तो ये सारी बातें यहाँ पे है। इनर लाइन परमिट देख लेते हैं। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है जिनके द्वारा स्क्रैप किया गया है इनर लाइन परमिट को, वो भी सारे इंडियन नेशनल्स के लिए जो भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया में विजिट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इनर लाइन परमिट जो है हमारे इंडियंस को ही दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो रूरल टूरिज्म है वो बूस्ट होगा, फिर इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो जो फॉरेनर्स है अगर वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज़ में इंटर करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे PAP लेना होता है, जिसे प्रोटेक्टेड एरिया परमिट कहते हैं, और इनकी वैलिडिटी अब एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि पहले 7 डेज़ के लिए PAP मिलता था फॉरेनर्स को, लेकिन मान लीजिए कोई फॉरेनर्स है अगर वो यहाँ पे लद्दाख घूमने आना चाहते तो उनके लिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया परमिट दिया जाएगा फॉर 15 डेज़। ILP के बारे में देखते हैं। एक्चुअली जैसे हम इंडियंस हैं और हम चाहते हैं कि हमें लद्दाख जैसे जगह पे घूमना है तो हमें यहाँ पे इनर लाइन परमिट यहाँ पे लेना होगा। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि उस राज्य के राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है और इंडियन सिटीजन्स को ये अलाउ किया जाता है कि ठीक है आप इस तरीके के राज्य में आकर घूम सकते हैं फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो सिस्टम है ये आज के डेट में आपको 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से वो 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, तो वो सारे स्टेट है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं,
जैसे कि आप अरुणाचल प्रदेश देख सकते हो, उसके बाद आपका नागालैंड है, मणिपुर है और मिज़ोरम है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो ऊपर है चाइना, नीचे आपका म्यांमार है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर हम लोग शेयर कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी जो फॉरेनर है वो आसानी से इन सारे एरिया में हमारे देश में आ सकते हैं। बट उनको आने से रोकने के लिए यहाँ पे आपका जो है PAP लाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे ILP भी लाया गया है कि यहाँ पे फॉरेनर्स जो है नहीं आए, और हमारे देश के जो लोग हैं अगर वो इस सारे एरिया में जाना चाहते हैं तो फिर उनको ये परमिशन लेनी होगी। एक्चुअली ये इंडिया में यूज़ होता है जस्ट हमारे लोगों की जो कम्युनिटीज़ है नॉर्थ ईस्ट में उनको सेव करने के लिए, और साथ ही साथ सरकार के लिए भी, जो कि रेगुलेट करे, मॉनिटर करे जो भी मूवमेंट है कुछ एरिया का। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट जो यहाँ पे 1873 का था, जहाँ पे ब्रिटिश जो है एक ऐसे कानून फ्रेम किए थे जिसमें कि एंट्री को यहाँ पे रोक दिया गया था। इट मीन्स कि जो आउटसाइडर है उनको यहाँ पे डेजिग्नेटेड एरिया में उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी, उनको यहाँ पे जो है उनके रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था नहीं किया जा रहा था। तो ये कानून जो है उस समय लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, हम जैसे इंडियंस को रोकने के लिए और आउटसाइडर को रोकने के लिए, और उनके काम में बाधा नहीं हो। तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है, उसी के बेसिस पे आज के डेट में हम लोग यहाँ पे ILP का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अब देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट। न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है तो उसके लिए, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे पंजाब के द्वारा 23rd डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है अपने राज्य में। तो जो पावर है नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का या फिर आपका एबॉलिश करने का, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि ये कम्प्लीटली स्टेट गवर्नमेंट के तहत आती है, तो इसलिए है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखो कि जब एक स्टेट अगर वो चाहते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करे, या फिर आप देखते हो बहुत सारे स्टेट है जो कि रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करते हैं, तो उनको बस यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन NOC लेने की ज़रूरत है, वो भी नंबर ऑफ़ अदर मिनिस्टर से, ठीक है। और एजेंसी से, जैसे कि मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, तो इनसे सिर्फ NOC लेने की ज़रूरत है। बाकी इनका अधिकार जो है ये राज्य सरकार के तहत ही है। अभी आप देखो कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट तो आप समझ गए कि स्टेट गवर्नमेंट के तहत है, बट व्हाट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। जैसे कि आप देखो कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया गया न्यू राज्य, तो इसके लिए क्या है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि न्यू राज्य को यहाँ पे क्रिएट करने का उनके पास अधिकार है, ठीक है, या फिर किसी और के साथ मर्ज करना है या फिर किसी और से निकाल कर लाना है। तो इसको कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। जो बेसिस है रीऑर्गेनाइजेशन का, या तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, या किसी धर्म के बेसिस पे, इथनिक के बेसिस पे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के बेसिस पे। अब न्यू स्टेट जो क्रिएट किए जाते हैं वो आर्टिकल आपको 2nd, 3rd, 4th देखने को मिलेगा हमारे संविधान में। इसके रिगार्डिंग आप देखो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है यहाँ पे स्टेट असेंबली को भेजा जाता है, बट पार्लियामेंट यहाँ पे बाउंड नहीं होते हैं कि वो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी यहाँ पे व्यू है उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार होता है कि वो न्यू स्टेट को, न्यू जो स्टेट है उसको लेकर आए, रिकॉग्नाइज़ करे, ठीक है। फिर है 6th शेड्यूल। 7th आपने देखा। 6th क्या है कि रिसेंटली जो लद्दाख के MP है वो डिमांड कर रहे हैं कि इस 6th शेड्यूल को, लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना। सो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट है कि 6th शेड्यूल में आप देखो कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्राइबल एरियाज़ है उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया जाता है। और यहाँ पे ऑलरेडी 4 राज्य हैं, जैसे ATMM है, यानी कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि एक्चुअली अगर लद्दाख को भी इसके तहत अगर ला दिया जाता है तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके पास ऑटोनॉमी होती है कि वो यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो है सेफगार्ड प्रोवाइड करे, उनके लिए प्रोविज़न लेकर आए रिलेटेड टू लैंड, एम्प्लॉयमेंट और कल्चर आइडेंटिटी। फाइन। अब यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP जो है उनके अपॉइंटमेंट को लेकर बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिफ्यूज़ कर दिया गया है कि एप्लीकेशन जो भी वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे फाइल किया गया है, और वो ये परमिशन चाहते हैं कि अपने खुद के DGP को अपॉइंट करें विदाउट UPSC के इन्वॉल्वमेंट के। तो देखिए UPSC का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन वो ये वेस्ट बंगाल नहीं चाहती है कि UPSC का इन्वॉल्वमेंट हो, और उसके इन्वॉल्वमेंट के बिना DGP की जो है वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट चाह रही थी। तो चलिए देख लेते, जैसे कि अभी मैंने स्टेट सब्जेक्ट के बारे में कहा, तो पुलिस स्टेट सब्जेक्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कि प्रकाश सिंह केस जजमेंट है 2006 का, जिसको 2018 में मॉडिफाई किया गया, और ये स्टेट को ऑर्डर किया गया है कि वो यहाँ पे नाम भेज सकते हैं DGP का, और DGP के जो कैंडिडेट है जो DGP पोस्ट के लिए यहाँ पे प्रमोट होने के लिए, तो उनके लिए नाम भेज सकते हैं UPSC को, जिसमें से UPSC जो है 3 नाम यहाँ पे पिक करेगी, और जो एलिजिबल नेम होंगे उनको यहाँ पे सीनियरिटी, एक्सपीरियंस और सर्विस रिकॉर्ड या अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पे नाम दिया, उनको चूज़ किया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है फिर कोई भी 3 यहाँ पे कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि कैंडिडेट का जो मिनिमम 6 मंथ का सर्विस अगर बचा हुआ है तो उनका नाम यहाँ पे भेजा जाता है।
अब ये जो केस है दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पे कोर्ट के द्वारा 7 डायरेक्टिव्स दी गई है कि एक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि डीजीपी के लिए किन किन तरीके के पुलिस ऑफिसर का नाम भेजना है उनके लिए एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि ये पॉलिटिजाइजेशन है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, सिस्टम वीकनेस है, ये सारे प्रॉब्लम्स में अगर उन्होंने काम किया है तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या बातें की गई है। 7 डायरेक्टिव्स है सुप्रीम कोर्ट की कि यहाँ पे एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन जो है वो सेंट्रल लेवल पे सेटअप करना है। 2 इयर्स का जो टेन्योर है वो यहाँ पे फिक्स करना है डीजीपी के लिए। 2 इयर्स की जो टर्म है एसपी और एसएचओ के लिए यहाँ पे फिक्स करना है। एक पुलिस कंप्लेन अथॉरिटीज़ जो है वो सेटअप करनी है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। साथ ही पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड जो है उसको सेटअप करना है और सेपरेट इन्वेस्टिगेशन और एलएनओ फंक्शंस जो है उसको यहाँ पे सेपरेट करना है। सो ये बातें रही आपका यहाँ पे डीजीपी के अपॉइंटमेंट को लेकर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो सेक्शन 51 है इसके बारे में कहा गया है कि पहले जो चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल के थे वो उनको यहाँ पे सो कॉज नोटिस दिया गया है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा, वो भी सेक्शन 51 के तहत। तो ये जो सेक्शन है इसमें आपका पनिशमेंट रखा गया है ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, कि अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं यानी कि वो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शंस जो दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में या फिर उनके द्वारा दिया जा रहा है और उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस सेक्शन में क्या है, पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई डायरेक्शन दिया गया है या उनके बिहाफ में कुछ काम करना है, अगर वो काम करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, या फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, इस कानून के तहत अगर कोई भी यहाँ पे आपका डायरेक्शन दिया गया है उसको कंप्लाई करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं तो वो आपका आता है पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, 2 साल की जेल होती है अगर यहाँ पे आप ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, तो जो डीएलसी बनाई जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत बनाई जाती है। सारी पावर ये रिलेटेड होती है यूनियन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उससे रिलेटेड। कमेटी जो है इसमें आप देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में जो कि चेयरमैन होते हैं, और अदर एमपीज़ भी होते हैं जो कि को चेयरमैन बन गए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो कि मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। सारे स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज़ है इनको नोटिफाई किया जाता है और इस्टेब्लिशमेंट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए यहाँ पे इंश्योर किया जाता है। ये आपका कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे आप देखो लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो सकती है, और साथ ही गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी है पावर सेक्टर में, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना है। तो रिसेंटली क्या है कि कैबिनेट के द्वारा जो ट्रिलियन है वो यहाँ पे दिया जा रहा है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर स्कीम के लिए, एक रिफॉर्म बेस्ड और रिजल्ट लिंक्ड स्कीम्स है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो यहाँ पे इंप्रूव हो पाएगा। जो यहाँ पे फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, सारे डिस्कॉम कंपनीज़ में आप देखो आज के डेट में बहुत ज़्यादा ह्यूज डेट में जा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक सस्टेन करने के लिए यहाँ पे फिनेंशियल हेल्प दी जाएगी, साथ ही पावर डिपार्टमेंट को भी। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट डिस्कॉम कंपनीज़ को यहाँ पे हेल्प नहीं दी जाएगी, ओनली जो हमारे सरकार के जो पब्लिक सेक्टर्स के जो यहाँ पे आपके डिस्कॉम कंपनीज़ है उनको यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। तो ये आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इसलिए बनाई जाती है। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे हमारी थर्ड जो पार्ट है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें कि हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स देखा। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे लगे होंगे। इसमें बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशंस है जो कि आपके डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दिस मैगजीन इज़ स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, तो फोकस ऑन योर प्रीलिम्स फर्स्ट, क्योंकि अब आपके पास जो है टाइम बहुत कम है। तो मिलती हूँ कल नेक्स्ट लेसन के साथ, जिसमें कि हम लोग जुडिशरी की जो टॉपिक है उसको हम लोग डील करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए थैंक यू।